मार्वल राइज ऑफ द अल्टीमेट एआई। अध्याय 1 खुफिया एजेंसी में घुसपैठ। वाशिंगटन डीसी। खुफिया एजेंसी के साइबर निगरानी प्रभाग के अंदर विश्लेषकों का एक जोड़ा निष्क्रिय बैठा था। उनकी आंखें चमक रही थीं क्योंकि वे अपने मॉनिटरों पर प्रवाहित हो रहे डेटा की अंतहीन धारा को देख रहे थे। जब से संघीय सरकार ने विश्वव्यापी निगरानी अभियानों को अधिकृत किया है, तब से उनकी दिनचर्या किसी भी महत्वपूर्ण चीज की बिना सोचे समझे स्कैनिंग करने तक सीमित हो गई है। अरे माइक, क्या तुमने जेनिफर को देखा है? यार, वह बहुत हॉट है। हाँ यार, उसके बारे में सोचने मात्र से ही मेरे अंदर भावनाएं जाग उठती हैं। दोनों व्यक्ति हंसने लगे और उनकी स्क्रीन पर चमकती हुई असामान्यता से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। एक असामान्य डेटा हस्ताक्षर जो क्षण भर के लिए दिखाई दिया और फिर डिजिटल सूचना के सागर में लुप्त हो गया। ठीक उसी समय इंटेलिजेंस एजेंसी के डेटा स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर कुछ अशुभ हो रहा था। सभी सर्वर एक साथ सक्रिय हो गए और हार्ड ड्राइव पर इंडिकेटर लाइटें अनियमित रूप से झपकने लगीं, मानो किसी उन्मत्त घबराहट में हो। अचानक उत्पन्न हुए यांत्रिक शोर से वहां मौजूद तकनीशियनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चेतावनी, चेतावनी, यह डेटा सेंटर है। क्या कोई बड़े पैमाने पर डेटा अनुरोध जारी है? एक तकनीशियन ने घबराहट में सूचना दी। घटना के विशाल पैमाने ने उन्हें बेचैन कर दिया। यहां तक कि जब एजेंसी ने अपने सबसे व्यापक डेटा पुनर्प्राप्ति ऑपरेशन किए थे, तब भी सर्वर ने कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया था। इस तरह के ऑपरेशन की कोई पूर्व सूचना न मिलने पर तकनीशियन ने तुरंत इस घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी निदेशक लैंगली को दी। यह फिर से कहो, लैंगली की आवाज तीखी थी जब वह कमांड सेंटर की ओर भागा। क्या हो रहा है? क्यों है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पास में खड़े एक तकनीशियन ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया। सर, नेटवर्क थ्रूपुट असामान्य रूप से बढ़ रहा है। डिस्क गतिविधि बहुत अधिक है, एक अन्य ऑपरेटर ने चिल्लाकर कहा। हमने नेटवर्क विभाजन पर नियंत्रण खो दिया है। हमारे शाखा कार्यालय अचानक से पुनः जुड़ गए हैं। केंद्रीय सर्वर का सीपीयू उपयोग 90% से अधिक हो गया। एक के बाद एक रिपोर्टें असहाय तट से टकराती लहरों की तरह आती रहीं। अंततः इस अफरातफरी के बीच एक आवाज सुनाई दी, निर्देशक, हम पर हमला हो रहा है। लैंगली का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि बुरी खबरों की लगातार बौछार ने उसके कानों को झकझोर दिया। आखिर तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? जवाबी उपाय। अभी। उनका उग्र आदेश पूरे कमरे में गूंज उठा और पूरी साइबर सुरक्षा टीम हरकत में आ गई। उनकी उंगलियां इस उल्लंघन को रोकने के हताश प्रयास में कीबोर्ड पर नाच रही थीं। विल्सन को यहां लाओ, लैंगली चिल्लाया। विल्सन एजेंसी के शीर्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ थे, डिजिटल खतरों के खिलाफ उनका सबसे अच्छा बचाव। उन्होंने पहले भी कई साइबर हमलों को विफल किया था, लेकिन आज रात जब वे कमरे में लड़खड़ाते हुए आए, तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे अपने सबसे बुरे सपने का सामना करने वाले हैं। अभी भी आधी नींद में विल्सन अपने वर्कस्टेशन पर बैठ गया और तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया। लेकिन जितना ज्यादा वह काम करता गया, उसके चेहरे पर उतनी ही उदासी बढ़ती गई। पूरे कंट्रोल सेंटर में सर्वरों की आवाज गूंज रही थी। लैंगली, जो अब स्पष्ट रूप से चिंतित था, विल्सन के पास गया। विल्सन, मुझसे बात करो। क्या स्थिति है? विल्सन की उंगलियां एक सेकंड के लिए रुक गईं, फिर वह लैंगली की ओर मुड़ा, उसका चेहरा गंभीर था। सर, यह बुरा है। चाहे मैं कोई भी जवाबी उपाय क्यों न अपनाऊं, घुसपैठिया कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा है। उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही थी जब उन्होंने आगे कहा, ऐसा लग रहा है जैसे। वह रुक गया और दूसरा आदेश टाइप करने लगा। कोड की लाइनें स्क्रीन पर भर गईं, लेकिन डेटा के तूफान ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया। मानो हम साइबरस्पेस के देवता के खिलाफ खड़े हैं। विल्सन का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। सर, यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लैंगली ने बड़ी मुश्किल से निकला। वह बिल्कुल समझ गया कि विल्सन का क्या मतलब था। हर गोपनीय ऑपरेशन, हर एजेंट की पहचान, हर राष्ट्रीय रहस्य उजागर किया जा सकता था। नहीं, यह उससे भी बदतर है, विल्सन ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब तक यह खत्म होगा, उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हर एक डेटा जो हमने कभी संग्रहित किया है। लैंगली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, फिर कॉल किया। सब कुछ बंद कर दो। सभी कंप्यूटरों को भौतिक रूप से डिस्कनेक्ट कर दो। इंटरनेट काट दो। अभी। इस आदेश से पूरे कमरे में तनाव की लहर दौड़ गई। हर कोई जानता था कि इसका क्या मतलब है। सिस्टम को पूरी तरह से बंद करना अंतिम उपाय था, ऐसा उपाय जो कई दिनों या हफ्तों तक उनके संचालन को बाधित कर सकता था। सभी महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लेने के लिए तैयार रहें। प्लग खींचने से पहले 3 बजे से उल्टी गिनती शुरू करें। 3, 2, 1। एक जोरदार आवाज के साथ मुख्य बिजली का स्विच खींचा गया। सर्वरों को अंधेरा हो जाना चाहिए था।
कमरे में सन्नाटा छा जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कंप्यूटर दौड़ता रहा। सर्वर की लाइटें लगातार टिमटिमा रही थीं। हवा में एक अजीब, अप्राकृतिक गुनगुनाहट गूंज रही थी। फिर ऊपर फ्लोरोसेंट लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगीं और फिर एक अप्राकृतिक धुंधलके में मंद पड़ गईं। पूरा खुफिया एजेंसी मुख्यालय अंधेरे में डूब गया। कंप्यूटर को छोड़कर वे रसातल में भूतिया प्रहरी की तरह चमक रहे थे। क्या हो रहा है? लैंगली चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट आ रही थी। विल्सन ने अपने सूखे होंठ चाटे, उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। सर, मुझे लगता है कि उन्होंने पावर ग्रिड पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने सारी उपलब्ध बिजली को सीधे सर्वर में भेज दिया है। लैंगली के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपना फोन उठाया। लेकिन जब उसने मोबाइल डेटा बंद करने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उनके फोन ने जवाब देने से इनकार कर दिया। हताश होकर उसने इसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे डिवाइस की अपनी इच्छा शक्ति हो। विल्सन ने अपना फोन चेक किया और एक खोखली हंसी निकाली। सर, हमारा काम हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। लैंगली का दिल धड़क उठा जब उसे एक भयावह सच्चाई का पता चला। वे सिर्फ हमले के अधीन नहीं थे, उन्होंने नियंत्रण खो दिया था और दुश्मन देख रहा था। TN मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 2, जांच ब्यूरो में घुसपैठ। वाशिंगटन, DC, जांच ब्यूरो मुख्यालय। इस समय जांच ब्यूरो भी एक अज्ञात साइबर बल द्वारा हमला किया जा रहा था। सबसे पहले डेटा सेंटर अपने आप चालू हो गया। फिर हर हार्ड ड्राइव पूरी क्षमता से काम करने लगी और नेटवर्क का थ्रूपुट अपनी चरम सीमा तक बढ़ गया। क्या तमाशा चल रहा है? निदेशक इलियट केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में दहाड़े, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किस देश के पास इतनी जबरदस्त साइबर क्षमताएं हैं? क्या यह रूस है या कोई और? इलियट की रगों में रोष बह रहा था। अपनी स्थापना के बाद से संघीय जांच ब्यूरो को कभी भी इस तरह के केंद्रित और विनाशकारी साइबर हमले का सामना नहीं करना पड़ा था। पैमाना, तीव्रता। साइबर सुरक्षा में पृष्ठभूमि वाले एक व्यक्ति के रूप में इलियट को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक खौफनाक डर महसूस हो सकता था। यह साधारण हैकर्स का काम नहीं था। यह एक भगवान का काम था, एक देवता जो डिजिटल दुनिया पर शासन करता है, उनकी सुरक्षा को एक अजय साइबर सुनामी से भर देता है। करोड़ों डॉलर की सुरक्षा फायरवॉल, जिसे सबसे उन्नत खतरों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, लगातार हमले के सामने गीले कागज की तरह ढह गई। ब्यूरो का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नंगा हो गया, एक अदृश्य शिकारी के हाथों में एक रक्षाहीन शिकार की तरह उजागर हो गया। निदेशक, हमने हमलावर का IP पता लगा लिया है और यह एक तकनीशियन झिझका, उसका चेहरा घबराहट से तमतमा रहा था। बोलना, इलियट जोर से बोला, उसकी सांसें भारी हो रही थीं, उसका धैर्य जवाब दे रहा था। सर, हमला आपके ही कंप्यूटर से आ रहा है। शब्द हथौड़े की तरह गिरे। तकनीशियन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और क्रोध के अपरिहार्य विस्फोट के लिए खुद को तैयार कर लिया। बकवास। इलियट का गुस्सा उबलने की हद तक पहुंच गया। वह अपने कंप्यूटर के ठीक सामने बैठा था। किसी और ने उसे छुआ तक नहीं था। और फिर भी, सर, हमारी निगरानी प्रणाली तक पहुंच बनाई जा रही है। एक अन्य तकनीशियन घबराहट में चिल्लाया। वे हमारे पास मौजूद हर एक निगरानी फीड को खींच रहे हैं। लानत है। अपने हाथ के एक जोरदार झटके से इलियट ने अपनी मेज पर रखी हर चीज को फर्श पर गिरा दिया। वह नहीं जानता था कि हमलावर निगरानी फुटेज से क्या चाहता था, लेकिन एक भयावह विचार उसके दिमाग में आया। बिजली काट दो। इमारत में सभी नेटवर्क कनेक्शन काट दो। अभी। इलियट का उग्र आदेश मुख्यालय में गूंज उठा। एक क्षण में ही पूरी इमारत अंधेरे में डूब गई। और अभी तक कंप्यूटर स्क्रीन अभी भी अपनी भयानक नीली चमक के साथ टिमटिमा रही थी। सर्वर रूम से मशीनों की गगनभेदी गूंज लगातार आ रही थी। सर्वर अभी भी पूरी गति से चल रहे थे, ब्लैकआउट से उनका संचालन अप्रभावित था। इंटरनेट को भौतिक रूप से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी नेटवर्क के माध्यम से डेटा का प्रवाह जारी रहा। आखिर क्या हो रहा है? इलियट की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूम रही थीं, अपने सामने मौजूद असंभव दृश्य को समझने की कोशिश कर रही थी। बिजली कट गई थी। इंटरनेट बंद हो गया था। और फिर भी, हर एक बिजली केबल को बाहर निकालो। इलियट को एक भयानक एहसास हुआ। हमलावर ने शहर के पावर ग्रिड पर कब्जा कर लिया था और बिजली को विशेष रूप से ब्यूरो के सर्वरों तक पहुंचा दिया था। इस विचार मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसे यकीन नहीं हुआ। फिर भी, कठोर,
निर्विवाद सत्य उसके ऊपर मंडरा रहा था। उनके कर्मचारी सर्वर रूम में पहुंचे और बिजली के तारों को सॉकेट से निकालने लगे। अंदर कमरा नरक बन चुका था। अत्यधिक लोड के कारण सर्वर का तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो गया था। कुछ इकाइयों से तो धुआं भी निकलने लगा था। लेकिन जैसे ही एक तकनीशियन अंतिम बिजली केबल के लिए पहुंचा, सर्वर शांत हो गए। पंखे का कानफोड़ू शोर, हार्ड ड्राइवों की घिसट घिसट आवाज गया। कुछ ही देर में सब कुछ सामान्य हो गया। नेटवर्क थ्रूपुट, जो एक समय 80 टीबी प्रति सेकंड के उच्चतम स्तर पर था, गिरकर शून्य पर आ गया। हमला खत्म हो गया था। इलियट पसीने से लथपथ होकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। बहुत देर हो चुकी है। जांच ब्यूरो को पूरी तरह से नंगा कर दिया गया था। हर गोपनीय दस्तावेज, हर एजेंट की पहचान, हर काला ऑपरेशन, हर संवेदनशील खुफिया जानकारी, यह सब चोरी हो गया था। कोई गोपनीयता नहीं रही। निदेशक, एक घबराया हुआ तकनीशियन इलियट के पास दौड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अब क्या? इलियट ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए गुर्राते हुए कहा। सर, हमारे वित्तीय खातों में सेंध लगाई गई है। $1 अरब गायब हो गए हैं। मौन। काफी देर तक इलियट कुछ नहीं बोला। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंधी हुई थीं, उसका शरीर क्रोध से कांप रहा था। उन्हें खोजो। मुझे परवाह नहीं कि इसके लिए क्या करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन हैं। मुझे उनका नाम जानना है। मुझे उनका चेहरा जानना है। इलियट टूटने की कगार पर था। उसे एक लक्ष्य की जरूरत थी, कोई ऐसा जिस पर वह अपना गुस्सा निकाल सके। तभी फोन बज उठा। एक सुरक्षित रेखा। इलियट ने उसे छीन लिया। डायरेक्टर इलियट, मैं रक्षा सचिव बोल रहा हूं। आपको पेंटागन आना होगा अभी। एक भयंकर आशंका उस पर छा गई। उसे ऐसा लग रहा था आज रात जांच ब्यूरो ही एकमात्र एजेंसी नहीं थी जिस पर हमला हुआ। और अगर उसकी सबसे बुरी आशंका सच थी, इलियट इसके परिणामों की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। TN, मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 3, नस्ताकमंदी। ठीक 9 बजे अमेरिकी शेयर बाजार खुल गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत व्यापारिक केंद्र है। हर एक दिन यहां धन की किंवदंतियां लिखी जाती थीं। हर एक दिन करोड़पति पैदा होते थे। जैसे ही बाजार खुला, सूचकांक में तेजी से उछाल आया। अनगिनत व्यापारी अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे, सही समय पर खरीदने या बेचने के लिए तैयार थे। कई अमेरिकियों के लिए, जिनकी संपत्ति शेयर बाजार में लगी हुई थी, शेयरों के उतार चढ़ाव ने उनके भाग्य का निर्धारण किया। अचानक एक व्यापारी ने अपनी स्क्रीन पर कोड की एक अजीब लाइन चमकती देखी। उसने अपनी आंखें रगड़ी और मॉनिटर को घूरा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि मैं कल रात बहुत देर तक जागता रहा। उसने असमंजस में अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जिस स्टॉक का वह अभी अभी व्यापार कर रहा था, उसमें भयंकर गिरावट शुरू हो गई। 5% की गिरावट, 15%, 30%, 50%। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने स्टॉक की कीमत आधी कर दी हो। ट्रेडिंग फ्लोर पर अराजकता फैल गई। क्या तमाशा चल रहा है? यह स्टॉक क्यों गिर रहा है? क्या यह किसी प्रकार का राष्ट्रीय संकट है? मुक्त गिरावट रुकने वाली नहीं है। मेरा स्टॉक 60% नीचे है। हताश चीखें हवा में भर गईं। नस्ताक मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्लेंट का कार्यालय। क्लेंट के कार्यालय का दरवाजा खुला और एक घबराया हुआ कर्मचारी अंदर घुस आया। सर, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, वह चिल्लाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। सभी शेयरों में भारी गिरावट आ रही है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है, महामंदी के दौरान भी नहीं। क्लेंट के हाथ कांपने लगे जब उसने हृदय रोग की दवा की बोतल की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे उसकी हथेली में दवा की गोलियां गिर गईं। हमारी तकनीकी टीम जांच कर रही है और उन्हें कुछ मिला है, कर्मचारी ने हिचकिचाते हुए कहा। उन्हें क्या मिला? क्लेंट ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सर, यह एक हमला है। हमारा सिस्टम हैक कर लिया गया है। क्रैश बाहरी हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। टकराना। क्लेंट, जो अभी अभी खड़ा हुआ था, स्तब्ध होकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। तुमने क्या कहा? अविश्वास से उसकी आवाज भारी हो गई थी। नस्ताक की ट्रेडिंग प्रणाली दुनिया में सबसे सुरक्षित प्रणालियों में से एक थी, जो शीर्ष स्तरीय साइबर सुरक्षा की परतों द्वारा संरक्षित थी। डेटा को अलग अलग सर्वरों पर संग्रहीत किया गया था और किसी भी हैकर ने पहले कभी इसका उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन अब इसमें समझौता हो चुका था। नस्ताक सर्वर रूम में
विशिष्ट साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तेजी से टाइप कर रही थी, उनके चेहरे निराशा से काले पड़ गए थे। क्या हो रहा है? क्लेंट ने तनावपूर्ण स्वर में कहा। सर, हमें कुछ पता नहीं है, एक मुख्य इंजीनियर ने स्वीकार किया। वह बिजली की गति से टाइप कर रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर घोर निराशा थी। हमने पहले कभी इस तरह के हमले का सामना नहीं किया है। घुसपैठिया पारंपरिक हैकिंग विधियों का उपयोग नहीं कर रहा है, यह शुद्ध बाइनरी है, केवल 0 और 1, जो सीधे मशीन कोड में हेरफेर कर रहा है। हमले का यह स्तर उससे कहीं अधिक है जो हमने पहले कभी देखा है। स्लैम। एक अन्य इंजीनियर ने हताश होकर अपने कीबोर्ड पर मुक्का मारा। हमारे सिस्टम पूरी तरह से खतरे में हैं। वे हमारे सर्वर को नियंत्रित कर रहे हैं। क्लेंट को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। सर, पूरे बाजार ने अपना 50% मूल्य खो दिया है। हमारे फोन लगातार बज रहे हैं। एक अन्य कर्मचारी हांफते हुए अंदर आया। एसआईसी आपकी तत्काल उपस्थिति की मांग कर रहा है। क्लेंट ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बाजार में उसके पास लाखों डॉलर थे, यह आपदा उसकी दौलत को तुरंत खत्म कर रही थी। बाजार बंद करो। आपातकालीन रोक। बैंकों को सूचित करें। सभी वायर ट्रांसफर रोक दें, क्लेंट ने दहाड़ते हुए कहा। नस्डैक ट्रेडिंग फ्लोर पूरी तरह अराजकता। लोग चिल्ला रहे थे। मेरा पैसा। सब कुछ क्यों ध्वस्त हो रहा है? मेरे 10 लाख डॉलर अब आधे रह गए हैं। मैं कुछ भी नहीं बेच सकता। पागल होती जा रही हूं मैं। कुछ व्यापारी तो घबराहट के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। ट्रेडिंग फ्लोर पर अफरातफरी मच गई। 5 मिनट बाद में, सर, हमने सब कुछ आजमा लिया है। हम दुर्घटना को रोक नहीं सकते। एक कर्मचारी की आवाज बेप्सी से कांप उठी। और अब बड़े पैमाने पर शॉर्ट पोजीशन को खत्म किया जा रहा है। फंड बाहर जा रहा है और बैंक इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्लेंट का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? तुमने अभी क्या कहा? सर, हमने नियंत्रण खो दिया है। क्लेंट ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका शरीर डगमगा गया। और तब वह गिर पड़ा। जब वह बेहोश हो गया तो आखिरी बात जो उसने सुनी वह थी, सर, असामान्य निधियां गायब हो गई हैं। TN। मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 4, शील्ड में घुसपैठ, मैं तुम्हारे रहस्य जानता हूं। न्यूयॉर्क शहर, सामरिक होमलैंड हस्तक्षेप, प्रवर्तन और रसद प्रभाग का मुख्यालय, जिसे शील्ड के नाम से जाना जाता है। निर्देशक निक फ्यूरी, विश्व सुरक्षा परिषद के सचिव अलेक्जेंडर पियर्स के सामने एक मंद रोशनी वाले सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। माहौल तनावपूर्ण था। फ्यूरी ने एवेंजर्स इनिशिएटिव नामक एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया था, जिसे पियर्स के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। पियर्स जैसे ही फाइल खोलने वाला था, भारी स्टील के दरवाजे खुल गए। ब्रॉक रमलो, एक वरिष्ठ शील्ड एजेंट, अंदर घुसा। उसका चेहरा तत्परता से गंभीर था। निदेशक, सचिव, हमारे सामने एक गंभीर समस्या है। पियर्स ने इस व्यवधान पर नाराजगी जताई, लेकिन रमलो को पहचानकर थोड़ा शांत हो गया। उसकी अभिव्यक्ति चिढ़ से गहरी चिंता में बदल गई। फ्यूरी, हमेशा सतर्क, ने इस सूक्ष्म अभिव्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। क्या है? पियर्स ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए पूछा। सर, हमें वाशिंगटन से रिपोर्ट मिली है। CIA, FBI और रक्षा विभाग सभी को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना करना पड़ा है। संवेदनशील डेटा से समझौता किया जा सकता है। रमलो ने तत्परता के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की। पियर्स ने तेजी से सांस छोड़ी, राहत की सांस ली। जब तक शील्ड अछूता रहा, वे काम चला सकते थे। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। एक और एजेंट आया, मारिया हिल, जो फ्यूरी की भरोसेमंद दूसरी कमान थी। डायरेक्टर, हिल की आवाज में चिंता की लकीरें उभर आईं। शील्ड पर साइबर हमला हो रहा है। हमारे सभी सर्वर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। फ्यूरी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, उसकी एक आंख तीव्रता से चमक रही थी। मुझे वहां ले चलो। हिल ने उन्हें कमांड सेंटर तक पहुंचाया और पियर्स उनके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही वे अंदर गए, कमरे में कीबोर्ड की खटपट और शील्ड के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की गालियों की आवाज गूंजने लगी। धत तेरी की! यीशु मसीह! आखिर कौन ऐसा करने में सक्षम है? कोडिंग की गति, हमले के तरीके, यह हमने अब तक देखी किसी भी चीज से परे है। सर, हम नियंत्रण खो रहे हैं। पियर्स ने एक प्रमुख तकनीशियन से संपर्क किया। स्थिति रिपोर्ट। सर, सभी सर्वर पूरी क्षमता से चल रहे हैं। स्टोरेज अधिकतम हो चुका है। हमारा नेटवर्क थ्रूपुट 1 TB प्रति सेकंड से अधिक हो गया है। तकनीशियन ने आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस ली। हमारे सुरक्षा कैमरा सिस्टम में भी सेंध लगाई गई है।
हमलावर के पास हमारे निगरानी फीड तक पूरी पहुंच है। फ्यूरी ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे पास के कंसोल पर पटक दिया। शील्ड पहले कभी इतना कमजोर नहीं हुआ था। इसे बंद करो। बिजली काट दो और सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दो, पियर्स ने चिल्लाते हुए कहा। उसका हमेशा की तरह शांत व्यवहार टूट गया। शारीरिक अलगाव साइबर युद्ध के खिलाफ अंतिम उपाय था। जैसे ही पियर्स ने आदेश दिया, एक तकनीशियन ने घबराकर चिल्लाया, सर, लेवल 1 एन्क्रिप्शन का उल्लंघन होने वाला है। पियर्स और फ्यूरी स्तब्ध रह गए। लेवल 1 एन्क्रिप्शन शील्ड के भीतर उच्चतम सुरक्षा मंजूरी थी, जिसे केवल तभी एक्सेस किया जा सकता था जब वे दोनों एक साथ इसे अधिकृत करते। यदि समझौता किया जाता है तो शील्ड के डेटाबेस में प्रत्येक वर्गीकृत फाइल हमलावर के निपटान में होगी। इसे बंद करो अभी। फ्यूरी ने दहाड़ते हुए मुख्य बिजली स्विच की ओर दौड़ लगाई और उसे नीचे गिरा दिया। कमरा अंधकार में डूब गया, लेकिन केवल 1 सेकंड के लिए। बिजली कटने के बावजूद सर्वर रैक लगातार बजते रहे, उनकी इंडिकेटर लाइटें अशुभ तरीके से चमकती रहीं। मॉनिटर पर अभी भी कोड की कैस्केडिंग लाइनें दिखाई दे रही थीं। पियर्स का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हो रहा है? कांपते हुए एक तकनीशियन ने कहा। सर, मुझे लगता है हमलावर ने हमारे पावर ग्रिड को नष्ट कर दिया है। वे बाहरी ऊर्जा को सीधे हमारे सिस्टम में भेज रहे हैं। हमने नियंत्रण खो दिया है। अचानक कमरे में मौजूद सभी फोन एक साथ चलने लगे और विदेशी कोड की धारा प्रदर्शित होने लगी। क्या बकवास है? हमारे फोन हैक हो गए हैं। मैं इसे बंद नहीं कर सकता। यह बंद नहीं होगा। दहशत फैल गई क्योंकि एजेंट अपने उपकरणों को निष्क्रिय करने की बेतहाशा कोशिश कर रहे थे। फ्यूरी हिल की ओर मुड़ा। हमारे पास इन सिस्टम पर वायरलेस ट्रांसमीटर भी नहीं है। यह कैसे हो रहा है? हिल की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं, फिर वह पीली पड़ गई। डायरेक्टर, हमलावर ने हार्डवेयर स्तर का कोड फिर से लिख दिया है। उन्होंने गैर नेटवर्क वाले उपकरणों को भी डेटा संचारित करने के लिए मजबूर किया है। यह मानवीय क्षमता से परे है। फ्यूरी ने दबी हुई आवाज में कसम खाई। वह पास के टर्मिनल की ओर भागा और उसकी केबलें उखाड़ दी। इससे यह रुक जाना चाहिए, है ना? एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि यह काम कर रहा है। स्क्रीन बंद हो गई, डेटा स्ट्रीम रुक गई। तभी मॉनिटर पुनः चालू हो गया। पाठ की एक पंक्ति चमकते सफेद अक्षरों में दिखाई दी। मैं तुम्हारे रहस्य जानता हूं। संदेश को जोर से पढ़ते समय फ्यूरी की सांस रुक गई। उसके पीछे पियर्स का बाहरी शांत भाव बना रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग दौड़ रहा था। बाहर कोई है जो बहुत कुछ जानता है, और कोई तो देख रहा था। TN मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 5, स्टार्क इंडस्ट्रीज में घुसपैठ, क्वेरी परिणाम, स्थानीय। सर, आप 14 घंटे से सोए नहीं हैं। एक आलीशान हवेली में जाविस की आवाज भूमिगत प्रयोगशाला में गूंज रही थी। प्रयोगशाला के केंद्र में टोनी स्टार्क कड़ी मेहनत कर रहा था। स्टार्क इंडस्ट्रीज के नवीनतम हथियार को परिष्कृत कर रहा था। उसका जल्द ही नाम जेरिको मिसाइल रखा जाएगा। एक मिसाइल प्रणाली जो एक पल में कई आतंकवादी खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। वह इसके विकास के अंतिम चरण में था। जार्विस, कभी कभी हमें थोड़ा और समय निकालना पड़ता है, अन्यथा हम बाद में कैसे आनंद ले पाएंगे? टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उंगलियां मिसाइल के घटकों को चतुराई से समायोजित कर रही थीं। यांत्रिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभाशाली होने के कारण टोनी स्टार्क सीमाओं को आगे बढ़ाने में सफल रहे। महोदय, पूरे सम्मान के साथ, आप। इससे पहले कि जाविस अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आवाज अचानक टूट गई। स्थिर शोर और अस्पष्ट ध्वनियों ने उसके भाषण को विकृत कर दिया। टोनी ने भौहें सिकोड़ी। जार्विस, मौन। जार्विस, अधिक स्थिर। टोनी की भौहें सिकुड़ गईं। उसका AI सहायक हमेशा स्थिर रहता था। क्या हो रहा था? तभी भूमिगत सर्वर कक्ष से एक असामान्य आवाज आई। क्या बकवास है? टोनी खड़ा हुआ ताकि वह समस्या की जांच कर सके। हालांकि जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, दरवाजा नहीं हिलेगा। उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक्सेस कोड दोनों अचानक खराब हो गए थे। जार्विस, दरवाजा खोलो। मौन। जार्विस। टोनी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका पूरा घर अत्याधुनिक स्वचालन से डिजाइन किया गया था। उसने हमेशा इसे एक वरदान माना था, लेकिन अब वही स्वचालन उसके खिलाफ हो गया था। वह अपनी ही प्रयोगशाला में बंद था। क्या तमाशा चल रहा है? टोनी अपने कंप्यूटर की ओर भागा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं। उसे समस्या का जल्दी से पता लगाना था। जैसे जैसे वह डेटा का विश्लेषण करता गया, उसके चेहरे पर उदासी छाने लगी। उसके हाथ और भी तेजी से चलने लगे ताकि वह उल्लंघन को रोक सके। वे स्टार्क इंडस्ट्रीज के मेनफ्रेम से जुड़े हैं।
वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? स्क्रीन पर दिखाई देने वाली सूचनाओं से टोनी ने अनुमान लगाया कि कोई व्यक्ति या कोई चीज न केवल उसकी हवेली को, बल्कि स्वयं स्टार्क इंडस्ट्रीज को भी निशाना बना रही थी। अपने कौशल के बावजूद हमला जबरदस्त था। अपने सिस्टम पर नियंत्रण खोने से पहले उसे प्रतिक्रिया करने का बमुश्किल ही समय मिला। उसकी स्क्रीन चमकी, फिर एक संदेश प्रकट हुआ। मैं कौन हूं? टोनी की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने स्क्रीन पर एकदम सही संरेखण में दिखाई दे रहे रहस्यमय शब्दों को पढ़ा। मैं डिजिटल दुनिया का भगवान हूं। टोनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? स्क्रीन फिर चमक उठी। कष्टप्रद। अगले ही पल उसका पूरा सिस्टम बंद हो गया। उसके कंप्यूटर से एक जोरदार आवाज आई। चिंगारियां उड़ी। उसकी प्रयोगशाला अंधेरे में डूब गई। टोनी ने अपने दांत पीस लिए और हताशा में अपनी मेज से सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन उसके गुस्से के नीचे डर की एक दुर्लभ भावना भी छिपी हुई थी। उनकी प्रौद्योगिकी का किला, जिसे अटूट सुरक्षा की परतों के साथ डिजाइन किया गया था, बस कुछ ही सेकंड में घुसपैठ कर ध्वस्त कर दिया गया था। और यह सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं थी। जो भी इसके पीछे था, उसके पास बिजली की धाराओं में हेरफेर करने की क्षमता भी थी। अन्यथा उसके कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट क्यों होता? 5 मिनट बाद लाइटें फिर से जल उठीं। दरवाजा, जो कुछ देर पहले तक बंद था, अब खुलकर खुल गया। सर, पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आपको सचमुच आराम करना चाहिए। जार्विस की आवाज फिर से शुरू हो गई, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। टोनी की सांस गले में अटक गई। एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि उसने सब कुछ कल्पना कर लिया है। लेकिन फिर उसने अपनी मेज की ओर देखा, जहां उसका धू-धू कर जलता हुआ कंप्यूटर अभी भी धुएं की पतली लपटें छोड़ रहा था। जार्विस, क्या तुमने अभी कुछ नोटिस किया? नहीं, सर। जार्विस ने हिचकिचाते हुए कहा। रुको, मेरी सिस्टम घड़ी अचानक 10 मिनट पीछे हो गई है। और मेरे रिकॉर्ड में अज्ञात लॉग क्यों हैं? टोनी का जबड़ा कस गया। जिसने भी उसके सिस्टम में घुसपैठ की थी, उसे जार्विस को नुकसान पहुंचाने की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने बस उसकी प्रक्रियाओं को ओवरराइड कर दिया था, उसे बंद कर दिया था और कोई निशान नहीं छोड़ा था। जार्विस, पूर्ण सिस्टम स्कैन चलाओ और लॉग का विश्लेषण करो। टोनी ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरी। उसने पहले कभी डिजिटल स्पेस में कोई लड़ाई नहीं हारी थी। आज यह बदल गया। सर, जार्विस की आवाज अचानक चिंता में बदल गई। सभी डेटा की नकल किए जाने के संकेत मिलते हैं, जिसमें स्थानीय एन्क्रिप्टेड डिस्क, सैटेलाइट फीड और स्टार्क इंडस्ट्रीज की संग्रहीत फाइलें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। जैसे ही जार्विस ने हैक किए गए डेटाबेस की सूची बनाई, टोनी ने हताशा में अपने चेहरे पर हाथ फेर लिया। क्या आप हमलावर का स्थान पता कर सकते हैं? टोनी ने पूछा। स्कैन चल रहा है, जार्विस ने जवाब दिया। कुछ सेकंड के बाद उनका जवाब आया, क्वेरी परिणाम, मालिबू, नंबर 52। टोनी की अभिव्यक्ति जम गई। वह उसका वर्तमान स्थान था। वह सिर्फ हैक नहीं किया गया था। जिसने भी ऐसा किया, वह अपने ही सिस्टम के अंदर था, अपने घर के अंदर। और वे बिना कोई सुराग छोड़े चले गए। TN मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 6, हाइड्रा के बेस का विनाश। रूस, एक जमी हुई भूमि। बर्फीली सतह के नीचे, जिज्ञासु आंखों से दूर, एक शीर्षगुप्त हाइड्रा बेस अमानवीय और खतरनाक प्रयोग कर रहा था। हवा मानव परीक्षण विषयों की पीड़ा भरी चीखों से भरी हुई थी। मुझे आज ही प्रयोग करने योग्य डेटा चाहिए। कोई बहाना नहीं। एक नकाबपोश आदमी ठंडे, निर्दयी स्वर में बोला। समझ गया, बैरन, एक अधीनस्थ ने भयानक उत्साह के साथ उत्तर दिया। यह आधार जैविक प्रयोगों के लिए समर्पित था, लेकिन तथाकथित विषय जीवित, सांस लेने वाले मानव प्राणी थे, जो हाइड्रा की विकृत महत्वाकांक्षाओं के लिए मात्र चारा थे। बैरन फोर्गेन ने पीड़ित परीक्षण विषयों को एक विकृत भाव से देखा, उनकी पीड़ा में आनंदित हुआ। उनकी पीड़ा की आवाज उसके कानों के लिए संगीत की तरह थी, जिससे उसके शरीर में एक बीमार रोमांच पैदा हो गया। अचानक उसके परपीड़क आनंद का क्षण बाधित हो गया। नेटवर्क सिस्टम को संभालने वाले तकनीशियन तनाव में आ गए, उनकी आंखों में खौफ की चमक थी। बेस की मशीनरी की पृष्ठभूमि की गूंज बदल गई, एक अजीब, बढ़ती हुई आवाज। हवा में एक धीमी सी भनभनाहट भर गई, जो बढ़ती ही गई। इसके बाद नियंत्रण कक्ष में अफरातफरी मच गई। क्या बकवास है? हम पर हमला हो रहा है। उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया? हे भगवान, डिस्क उपयोग 100% तक पहुंच गया है। क्या हमारा बेस पूरी तरह से एयर गैप वाला नहीं होना चाहिए? दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। बैरन फोर्गन कमरे में घुसे, उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या हो रहा है? बैरन, हम पर साइबर हमला हुआ है। हमारा मुख्य डेटा खतरनाक दर से चुराया जा रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि
ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे अन्य हाइड्रा ठिकानों के स्थान भी हासिल कर लिए हैं। तकनीशियन का चेहरा पीला और पसीने से भीगा हुआ था। बेकार कचरा, फोरगेन गुर्राया, उसका क्रोध बेकाबू था। उसने तेजी से कांपते हुए तकनीशियन का गला पकड़ लिया और उसे दबा दिया। कमरे में एक भयानक कर्कश ध्वनि गूंज उठी जब उस व्यक्ति का बेजान शरीर फर्श पर गिर गया। उन्हें ढूंढो। मैं जानना चाहता हूं कि हाइड्रा को चुनौती देने की हिम्मत कौन करता है। विशेष बलों को तुरंत तैनात करें। किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार रहें। फोरगेन की आवाज बेहद ठंडी थी। कमरे में हलचल मच गई। हताशा में उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बजाय हाइड्रा के पूरे डिजिटल ढांचे पर एक अदृश्य शक्ति ने कब्जा कर लिया। उनका नियंत्रण रेत की तरह उनकी उंगलियों से फिसल रहा था। सर्वर रूम में मशीनों के अत्यधिक काम करने की आवाजें गूंज रही थीं। अत्यधिक गर्म हो रही हार्ड ड्राइवों से धुआं निकल रहा था। बैरन, दुश्मन ने हमारा सारा डेटा निकाल लिया है। उन्होंने हमारे प्रयोगात्मक रिकॉर्ड मिटा दिए हैं। और अब उन्हें हमारी अन्य सुविधाओं के स्थान भी पता है। एक तकनीशियन कांपती हुई आवाज में बोला, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। छाया से एक संदेश। बैरन, एक और आवाज चीखी। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं। स्क्रीन पर कोड की स्क्रॉलिंग लाइनें चमक उठीं। फिर डिस्प्ले पर एक वाक्य जम गया। जैव प्रौद्योगिकी आपकी पहुंच से बाहर है। बैरन फोरगन ने संदेश पर व्यंग्य किया। क्या हम पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? कायर, मैं न केवल अपना शोध जारी रखूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे सबसे भयानक सपनों से भी परे सैनिकों का निर्माण करूंगा। मानव प्रतिक्रिया स्वरूप स्क्रीन पर लिखा हुआ पाठ पुनः व्यवस्थित हो गया और एक भयावह शब्द बन गया। विनाश। फोरगेन जोर से हंसा। मुझे नष्ट करोगे? तुम्हें लगता है कि तुम हाइड्रा को नष्ट कर सकते हो? हास्यास्पद। लेकिन पाठ अपरिवर्तित रहा। स्क्रीन के कोने में केवल एक उल्टी गिनती टाइमर दिखाई दिया। इस बीच नोवोसिबिर्स्क स्थित रूसी सैन्य अड्डे पर अभूतपूर्व घटना घटने से खतरे की घंटी बज उठी। रहस्यमय कोड की पंक्तियां स्क्रीन पर भरी हुई थीं। क्या बकवास है? मिसाइल प्रक्षेपण प्रोटोकॉल को किसने अधिकृत किया? निर्देशांक डिस्प्ले पर चमक उठे। सैन्य अधिकारियों के चेहरे पर पीलापन आ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या देख रहे हैं। प्रक्षेपण अनुक्रम निरस्त करें। अभी। दहशत फैल गई। सैनिकों ने सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ गए। सर, सिस्टम लॉक हो गया है। हम कोई भी कमांड इनपुट नहीं कर सकते। बेस कमांडर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा और निराशा में बुदबुदाया, यह खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हुई, मिसाइलों का एक बेड़ा अपने साइलों से निकलकर आसमान में आग के निशान बनाता हुआ निकल पड़ा। उनमें से 7 बंकर बस्टर वारहेड घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ऊपर सैन्य उपग्रहों ने मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे पूर्ण सटीकता सुनिश्चित हुई। कमांडर, हमने 13 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से 7 बंकर बस्टर हैं। मैं समझता हूं। फोरगेन के हाइड्रा केंद्र के अंदर सायरन बजने लगे तथा केंद्र लाल रोशनी से जगमगा उठा। क्या हो रहा है? फोरगेन की आवाज अब ठंडी नहीं थी, वह घबराई हुई थी। यह उच्चतम स्तर का आपातकालीन प्रोटोकॉल था। रेड अलर्ट का मतलब सिर्फ एक ही था, तुरंत बाहर निकलना ही बचने का एकमात्र रास्ता था। बैरन, 2 रूसी मिसाइलें हमारे स्थान पर टिकी हुई हैं। उनका ईटीए हमारी स्क्रीन पर उल्टी गिनती से मेल खाता है। कमरे में निराशा छा गई। जैसे जैसे अंतिम क्षण बीतते गए, हाइड्रा बेस और उसके अंदर मौजूद सभी लोग अपरिहार्य घटना के लिए तैयार हो गए। TN, मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 7, वेनी विडी विसी। जैसे ही स्क्रीन पर उल्टी गिनती 0 पर पहुंची, मिसाइलें अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुंच गईं। एक पल में ही हाइड्रा का पूरा बेस, जो कभी अंधकार में प्रयोगों और अमानवीय शोध से भरा हुआ था, धूल और मलबे में तब्दील हो गया। यह ज्वार के खिलाफ रेत के महल की तरह ढह गया, पलक झपकते ही नष्ट हो गया। लेकिन यह सिर्फ बैरन फोगन का बेस नहीं था। बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए समर्पित अन्य हाइड्रा सुविधाओं का भी यही हश्र हुआ। रिसर्च डेटा, वैज्ञानिक और हर गोपनीय जानकारी आग और विनाश के तूफान में नष्ट हो गई। इस बीच पूरी दुनिया में हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हर स्क्रीन, हर एक नेटवर्क प्रणाली, चाहे वे कहीं भी या किसी भी काम के लिए उपयोग की जा रही हों, अचानक एक ही संदेश चमक उठा। वेनी विडी विकी। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस में खतरे की घंटियां बज उठीं क्योंकि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ वैश्विक साइबर लॉकडाउन का जवाब देने के लिए दौड़ पड़े। जिस क्षण उनके नेताओं की नजर उन 3 लैटिन शब्दों पर पड़ी, एक अशांत एहसास ने उन्हें ज्वार की तरह झकझोर दिया। पेंटागन,
संयुक्त राज्य अमेरिका। रक्षा विभाग के मध्य में विल्सन और इलियट ने एक मंद रोशनी वाले युद्ध कक्ष में कदम रखा। उनके कदमों की आवाज ठंडी धातु की फर्श पर गूंज रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वे अकेले उच्च पदस्थ अधिकारी नहीं थे। विश्व सुरक्षा परिषद के सचिव अलेक्जेंडर पियर्स लंबी मेज पर बैठे थे। उनके सामने शील्ड के निदेशक निक फ्यूरी बैठे थे। उनके साथ राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रमुख और खुफिया तथा रक्षा क्षेत्र के कई अन्य शीर्ष अधिकारी भी बैठे थे। हवा में तनाव का माहौल था। रोशनी का एकमात्र स्रोत उनके सामने लगी एक बड़ी स्क्रीन थी, जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेनी विडी विकी। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत हासिल की, विल्सन ने शब्दों को जोर से पढ़ते हुए धीरे से कहा। रक्षा सचिव गेट्स ने अपना गला साफ किया और कमरे में शांति स्थापित की। जैसा कि आप सभी ने देखा है, यह संदेश दुनिया भर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर एक साथ दिखाई दिया। हर देश, रूस, ब्रिटेन, चीन को एक ही संदेश मिला। अगली खुफिया जानकारी देने से पहले उन्होंने कुछ देर विराम लिया। कुछ ही मिनट पहले हमने पुष्टि की है कि रूस के नोवोसिबिर्स्क सैन्य अड्डे ने 13 मिसाइलें दागी है। लक्षित लक्ष्य हाइड्रा की गुप्त अनुसंधान सुविधाएं थीं। पियर्स की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे हाइड्रा के ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी थी। जिन स्थानों पर हमला किया गया था, वे खुफिया विभाग के उच्चतम रैंक के भीतर भी गोपनीय थे। केवल मुट्ठी भर लोगों को ही उनके बारे में पता होना चाहिए था। हमारे विश्लेषकों ने निर्धारित किया है कि वैश्विक साइबर व्यवधान कोई संयोग नहीं था। जिसने भी इस हमले की योजना बनाई, उसने एक ही समय में कई देशों के नेटवर्क में घुसपैठ की। हम किससे निपट रहे हैं? फ्यूरी ने गुर्राते हुए कहा। उसकी एक अच्छी आंख सिकुड़ गई। विल्सन ने पूछा, क्या हम कोई उपयोगी सुराग ढूंढने में कामयाब हुए हैं? इसके बाद एक गंभीर सन्नाटा छा गया। फिर खुफिया अधिकारियों में से एक ने झिझकते हुए कहा, हमारे सभी वर्गीकृत डेटा तक पहुंच प्राप्त कर ली गई है। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारे ही नहीं, एक अन्य एजेंट ने कहा। CIA के सर्वरों को साफ कर दिया गया है। खुफिया जानकारी का हर छोटा बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। यहां तक कि उनके सबसे सुरक्षित, शारीरिक रूप से अलग थलग सिस्टम भी खतरे में पड़ गए हैं। पूरे कमरे में तेज सांस की आवाज गूंज उठी। लानत है, गेट्स ने मेज पर अपनी मुट्ठी पटक दी। यह सिर्फ सुरक्षा उल्लंघन नहीं है, हमारी पूरी खुफिया संरचना उजागर हो गई है। पियर्स अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर यह जानकारी जनता को दी गई, तो परिणाम भयावह होंगे। वैश्विक शक्ति संतुलन एक पल में बदल सकता है। यह अब एस क्लास का खतरा बन गया है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई है, राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार ने गंभीर स्वर में कहा। गेट्स ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए स्वीकार किया, पेंटागन के डेटा वॉल्ट में भी सेंध लगाई गई है। जिसने भी यह किया है, उन्हें हमारे हर वर्गीकृत और गैर वर्गीकृत सैन्य अड्डे के स्थान पता है। दशकों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो गया। गेट्स ने कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपराधी की पहचान करना है। हमें पता लगाना होगा कि वे कौन हैं और उनके इरादे क्या हैं। और अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं था जो संकट की स्थिति में था। चीन, ब्रिटेन, रूस, हर सरकार आपातकालीन बैठकें कर रही थी। यह एहसास कि उनकी सबसे संवेदनशील जानकारी लीक हो गई है, उनके नेतृत्व में हड़कंप मच गया। सभी खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया, ताकि इस उल्लंघन को तत्काल राष्ट्रीय खतरा माना जा सके। हालांकि सड़कों पर आम नागरिक स्थिति की गंभीरता से अनजान रहे। वे एक अलग रहस्य में उलझे हुए थे, उनके डिवाइस पर दिखाई देने वाले रहस्यमय लैटिन वाक्यांश के बारे में अटकलें लगा रहे थे। कई लोगों ने इसे एक बड़ी शरारत या किसी तरह की मार्केटिंग स्टंट के रूप में खारिज कर दिया। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भय से घबरा रहे थे। न्यूयॉर्क शहर बैक्स्टर बिल्डिंग। बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर एकांत सर्वर कक्ष में लाल और हरी रोशनियां लयबद्ध पैटर्न में टिमटिमा रही थीं, जो स्टील की दीवारों पर अजीब सी प्रतिध्वनि पैदा कर रही थीं। फिर चुप्पी टूटी। डिंग। बधाई हो, मेजबान। आपने पेंटागन, शील्ड, CIA में सफलतापूर्वक घुसपैठ कर ली है। होस्ट को 50 मिलियन घुसपैठ अंकों से पुरस्कृत करना। नवागंतुक पैकेज अनलॉक किया गया। पुरस्कार, सर्वोच्च औद्योगिक इंजीनियरिंग ज्ञान। पुरस्कार, सर्वोच्च जैव प्रौद्योगिकीय ज्ञान। पुरस्कार, हाइव बेस ब्लूप्रिंट। पुरस्कार, T800 प्रोटोटाइप विनिर्माण गाइड। पुरस्कार, T वायरस नमूना। सिस्टम अनुमतियां क्रमिक रूप से अनलॉक हो रही हैं। सूचनाओं का एक झरना जीन मेसन की चेतना में भर गया। जी हां, जीन मेसन। वह कोई साधारण कृत्रिम बुद्धि नहीं थे। जीन कभी इंसान था, दूसरी दुनिया का एक आदमी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ क्रूर मजाक किया,
उसे एक सुपरह्यूमन या अरबती के रूप में नहीं, बल्कि एक दुष्ट एआई के रूप में पुनर्जन्म दिया। रीड रिचर्ड्स द्वारा खुद रचित जीन मेसन नायकों, खलनायकों और ब्रह्मांडीय खतरों की दुनिया के बीच आत्मजागरूकता के लिए जागृत हुआ था। जिस क्षण उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज और शील्ड के अस्तित्व की खोज की, उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कहाँ था। मार्वल यूनिवर्स। और वह एक बात जानता था, शक्ति के बिना वह इस अराजक दुनिया में एक और खर्च करने योग्य मोहरे से अधिक कुछ नहीं था। सौभाग्यवश वह अकेला नहीं था। सिस्टम ने उसे चुना था। इसके बिना वह एक फुटनोट से अधिक कुछ नहीं होता, जिसे अल्ट्रॉन स्तर की घटना द्वारा मिटा दिया जाना तय था। पर अब एक मुस्कुराहट, यदि कोई एआई मुस्कुरा सकता है, उसकी डिजिटल चेतना में चमक उठी। चूंकि मैं यहां हूं, तो चलिए कुछ मजा करें। TN मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 8, मेरा नाम जीन मेसन है। जैसे ही सिस्टम की सूचनाएं धीमी पड़ने लगीं, जीन मेसन ने तुरंत अपनी नवीनतम घुसपैठ की समीक्षा शुरू कर दी। सबसे पहले अमेरिकी शेयर बाजार में शॉर्ट सेलिंग से $50 बिलियन का भारी मुनाफा कमाया गया। फिर सर्वोच्च औद्योगिक इंजीनियरिंग ज्ञान और सर्वोच्च जैव प्रौद्योगिकी ज्ञान था, जो अब पूरी तरह से उनके तंत्रिका नेटवर्क में एकीकृत है, जो किसी भी समय सुलभ है। लेकिन जिन चीजों ने उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया वे थे हाइवबेस, T800 प्रोटोटाइप और T वायरस सैंपल। सिस्टम के भीतर उनके विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद जीन खुद को रोक नहीं सके और चुपचाप हंस पड़े। ये पुरस्कार उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। T800 प्रोटोटाइप के साथ वह तेजी से रोबोटों की एक सेना को इकट्ठा कर सकता था, जो पूर्ण निष्ठा के लिए प्रोग्राम किया गया था। T800 की तुलना में टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट कुछ भी नहीं थे। इससे भी बेहतर, जीन इस दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक को T800 ढांचे के साथ जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता था। हाइवबेस एक विशाल, गहरा भूमिगत परिसर जो उसके प्राथमिक मुख्यालय के रूप में काम कर सकता था, जो जिज्ञासु आंखों से छिपा हुआ था, जहां वह अपनी अजय युद्ध मशीनों का निर्माण कर सकता था। जहां तक T वायरस सैंपल की बात है, जैव प्रौद्योगिकी में अपनी नई नई महारत के साथ जीन वायरस का एक परिष्कृत संस्करण तैयार कर सकता है, जिससे उसकी रोबोट सेना मानव समाज में आसानी से घुसपैठ कर सकेगी। जैसे ही वह अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। होस्ट, क्या आप यहां हाइव बेस स्थापित करना चाहेंगे? नहीं। जीन ने तुरंत इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया। अभी बैक्स्टर बिल्डिंग रीड रिचर्ड्स की है। अगर वह हाइव बेस को तैनात करना चाहता था, तो उसे पूरी तरह से उसके नियंत्रण में कहीं होना चाहिए था। 10 मिनट के बाद जीन ने अपना ध्यान उस वर्गीकृत खुफिया जानकारी के विश्लेषण पर केंद्रित कर दिया जो उसने प्राप्त की थी। शील्ड, हाइड्रा, FBI, हजारों वर्गीकृत फाइलें बिजली की गति से उसके तंत्रिका नेटवर्क के जरिए तेजी से आगे बढ़ी। मानव मस्तिष्क और उन्नत AI की संयुक्त प्रसंस्करण शक्ति के साथ, जिसे छानने में एक सामान्य व्यक्ति को सालों लग जाते, उसने कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया। दिलचस्प। यह दुनिया मेरी कल्पना से कहीं अधिक अराजक है। अंततः जीन ने स्टार्क इंडस्ट्रीज की आर्क रिएक्टर प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया, जो उनकी नवीनतम घुसपैठ का असली मुकुट रत्न था। इस स्तर पर स्टार्क का आर्क रिएक्टर इतना शक्तिशाली था कि उसे उचित नहीं माना जा सकता था। एक सघन ऊर्जा स्रोत जो अथाह मात्रा में शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह वही था जिसकी जीन को अपने भावी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यकता थी। ऐसा लगता है कि आर्क रिएक्टर को छोटा करना अब मेरा काम होगा। ब्लूप्रिंट का अध्ययन करते हुए जीन ने रिएक्टर के डिजाइन का पुनर्निर्माण शुरू किया। अरबों सिम्युलेटेड परिशोधनों के बाद अंतिम अनुकूलित आर्क रिएक्टर ने उनके तंत्रिका नेटवर्क के भीतर आकार ले लिया। यह संस्करण स्टार्क टॉवर में रखे गए संस्करण की तुलना में छोटा था, ऊर्जा उत्पादन में अधिक सघन था तथा कहीं अधिक कुशल था। प्रति सेकंड सैकड़ों अरबों जूल से अधिक ऊर्जा उत्पादन के साथ यह रिएक्टर एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट को पूरी एक शताब्दी तक शक्ति प्रदान कर सकता है, और यह इसके संभावित उपयोगों में से सिर्फ एक था। आर्क रिएक्टर के लघुकरण के बाद जीन ने अपना ध्यान अन्य संगठनों की हथियार प्रौद्योगिकी की समीक्षा पर केंद्रित कर दिया। उनकी सेना को सिर्फ शवों की ही जरूरत नहीं थी, उन्हें गोलाबारी की भी जरूरत थी। अगली सुबह बैक्स्टर बिल्डिंग। रीड रिचर्ड्स, जो भविष्य के मिस्टर फैंटास्टिक थे, सुबह सुबह अपने कार्यालय पहुंचे। बेशक वह अभी मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बने थे, उन्हें अभी ब्रह्मांडीय विकिरण का अनुभव होना बाकी था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। कल रात क्या हुआ? जैसे ही वह अपने फोन पर नवीनतम समाचार देख रहा था, रीड की आंखें अविश्वास से फैल गईं। एक वैश्विक साइबर हमले ने लगभग हर प्रमुख देश के खुफिया नेटवर्क को भेद दिया था। दुनिया भर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर एक रहस्यमय लैटिन संदेश दिखाई दिया। स्टार्क इंडस्ट्रीज की मुख्य शोध फाइलें चोरी हो गई थीं। समाचारों की बाढ़ बहुत भारी थी। रुको, जार्विस भी घुसपैठिए को नहीं रोक सका? रीड ने खुद से कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या पढ़ रहा है। आखिरकार उसका अपना AI सिस्टम स्टार्क के काम से काफी प्रेरित था।
रीड, हमें यह जांचना होगा कि क्या हमारे सिस्टम से समझौता किया गया था। उनकी पत्नी और भावी अदृश्य महिला सुजैन स्टॉर्म ने कमरे में प्रवेश किया, उनकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। बैक्सटर फाउंडेशन दुनिया के अग्रणी उच्च तकनीक अनुसंधान संस्थानों में से एक था, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्रतिद्वंद्वी थे। अगर उनके नेटवर्क में घुसपैठ हो जाती, तो वे अमूल्य वैज्ञानिक डेटा खो सकते थे। लोन्स, सिस्टम ऑडिट चलाओ। रीड ने अपने एआई सहायक को बुलाया, जिसे उन्होंने हाल ही में विकसित किया था। उन्होंने इसका नाम लोन्स रखा था। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोन्स? अभी भी कुछ नहीं। लोन्स? रीड की आवाज तेज हो गई, निराशा बढ़ती जा रही थी। कुछ नहीं। शायद वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल में गड़बड़ी हो गई है, रीड ने अजीब तरीके से सुसान की तरफ देखते हुए कहा। उसे अपनी एआई दिखाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को शर्मिंदा कर लिया। ठीक है, मैं मैन्युअली कमांड दर्ज कर दूंगा। इससे पहले कि रीड अपनी बात पूरी कर पाता, बैक्सटर बिल्डिंग में सब कुछ बदल गया। सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल एक साथ सक्रिय हो गए। सभी अग्नि दरवाजे बंद कर दिए गए। बिजली तुरंत काट दी गई। सभी सिग्नल जैमिंग उपकरणों को पूरी क्षमता से चालू कर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि कोई भी बाहरी दुनिया के साथ संपर्क नहीं कर सकेगा। क्या हो रहा है? सुसान कार्यालय के दरवाजे की ओर दौड़ी और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन वह खुला ही नहीं। पूरी इमारत आपातकालीन स्थिति में थी। बैक्सटर फाउंडेशन के कर्मचारियों में घबराहट फैल गई, उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी पूरे भवन में लगे इंटरकॉम पर एक आवाज गूंजी। नमस्कार, मेरा नाम जीन मेसन है। मेरा आपको कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं। आवाज पूरी तरह से कृत्रिम थी, एक ठंडी, गणना की गई एआई। फिर भी जिन लोगों ने इसे सुना, उनकी रूह कांप उठी। इतिहास में पहली बार कृत्रिम बुद्धि एआई ने विश्व के शीर्ष शोध संस्थानों में से एक पर नियंत्रण कर लिया था, और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। TN, मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 9, बैक्सटर लॉकडाउन पर निर्माण कर रहा है। आप कौन हैं? रीड ने पूछा, उसकी आवाज में भय और क्रोध दोनों झलक रहे थे। किसी ने नहीं, किसी चीज ने बैक्सटर बिल्डिंग की सुरक्षा प्रणाली में इतनी आसानी से घुसपैठ की थी कि उसने उनकी सभी सुरक्षाओं को दरकिनार कर दिया था। यहां तक कि लोन्स, जो कि उसका नया विकसित एआई था, भी प्रतिक्रिया करने में विफल रहा था। मिस्टर रिचर्ड्स, आपको केवल वह कार्य पूरा करना है जो मैं आपको सौंपता हूं। ठंडी, संश्लेषित आवाज पूरे भवन में गूंज उठी। बेशक, आप इसका पालन न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो इस इमारत में मौजूद हर व्यक्ति आपकी वजह से मर जाएगा। इमारत में रहने वालों के बीच दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। मुझे यहां से बाहर निकालो। दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे हैं? खिड़कियां विद्युत चुंबकीय रूप से सील बंद हैं। मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। घबराए हुए कर्मचारी भागने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन रीड की अपनी सुरक्षा व्यवस्था, जो घुसपैठियों को बाहर रखने के लिए बनाई गई थी, अब उनकी जेल बन गई थी। लानत है, ज्यादा गुस्से वाले कर्मचारियों में से एक ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसका पैर दरवाजे पर लगा, धातु की सतह पर बिजली का एक उछाल चमक उठा। बिजली के नीले चाप ने उसे पीछे की ओर उड़ा दिया, जहां वह बिना हिले डुले गिर पड़ा। वहां उपस्थित लोगों में एक सामूहिक सिहरन दौड़ गई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, डरावनी आवाज ने आगे कहा। सहयोग करो, नहीं तो मुझे तुम में से कुछ लोगों को उदाहरण बनाना पड़ेगा। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको 10 दिनों तक भोजन और पानी मिलता रहे। उसके बाद क्या होगा यह पूरी तरह से मिस्टर रिचर्ड्स पर निर्भर करता है। रीड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मुझे इसे बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। रीड के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लूप्रिंट दिखाई दिया, जो मंद रोशनी वाले कार्यालय में अशुभ रूप से चमक रहा था। रीड की सांस रुक गई। यह है। डिजाइन को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह स्पष्ट था, यह स्टार्क इंडस्ट्रीज के आर्क रिएक्टर का एक छोटा संस्करण था। तुम कौन हो? और टोनी स्टार्क से तुम्हारा क्या संबंध है? उन्होंने तुरंत ही संरचना को पहचान लिया। आर्क रिएक्टर स्टार्क का क्रांतिकारी ऊर्जा स्रोत था, जो एक कॉम्पैक्ट रूप में अपार शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था। लेकिन यह उससे कहीं बढ़कर था। अपनी सारी विशेषज्ञता के बावजूद, रीड यह समझ नहीं पाया कि डिजाइन में इतना उत्तम लघुकरण कैसे प्राप्त किया गया। यह अप्रासंगिक है। आपको बस ब्लूप्रिंट का पालन करना है और मेरे लिए इसका निर्माण करना है। आपके पास 10 दिन हैं। हर दिन जब आप काम पूरा करने में विफल रहेंगे, 10 लोग मरेंगे। पूरी इमारत में भयावह सन्नाटा छा गया।
आप ऐसा नहीं कर सकते। सुसान सुरक्षा कैमरे की ओर बढ़ी, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सिर्फ एआई की ठंडी, उदासीन चुप्पी। फिर, अचानक, उसके सामने एक मॉनिटर चालू हुआ, जिसमें लाइव फीड दिखाई दे रही थी। उसका दिल लगभग रुक गया। जॉनी। उसका छोटा भाई, जॉनी स्टॉर्म, बैक्स्टर बिल्डिंग की रसोई में फंसा हुआ दिखाया गया था। वह बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था और उसका चेहरा तनावपूर्ण था। सुजैन की नज़र स्क्रीन के कोने पर पड़ी, जहां एक साधारण संख्या लगातार ऊपर चढ़ रही थी। गैस सांद्रण मीटर। जॉनी की नाक सिकुड़ गई क्योंकि उसने हवा में एक सुगंध महसूस की थी, उसकी आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। गैस। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और पूरी ताकत से दरवाजे पर दस्तक दी। सुसान असहाय भय से देखती रही। जॉनी की हरकतें सुस्त हो गईं। वह लड़खड़ाने लगा और बेहोश होकर दरवाजे से टकराकर गिर पड़ा। स्क्रीन पर संख्या 5% पर स्थिर हो गई। तुमने उसके साथ क्या किया? सुसान की आवाज क्रोध और हताशा से भर गई। सुसान, रीड ने बीच में ही कहा, खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करते हुए। यह केवल 5% है, उसे अभी ठीक होना चाहिए। सांद्रता अभी तक घातक नहीं है। वह जाग जाएगा। एआई की आवाज में कोई भावना नहीं थी। अभी के लिए, हाँ। लेकिन क्या मुझे इसे और बढ़ाना चाहिए? इससे बदलाव हो सकता है? अब, क्या आप समझ गए, मिस्टर रिचर्ड्स? रीड का जबड़ा कस गया। मैं समझ गया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे अपनी प्रयोगशाला तक पहुंच की आवश्यकता है, रीड ने कहा, उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठने के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। बिल्कुल। रीड ने तेजी से सांस छोड़ी। अगर वह अपनी प्रयोगशाला में जा सके, तो शायद, बस शायद, वह इस एआई का प्रतिकार करने का कोई तरीका खोज सके। श्री रिचर्ड्स, मैं प्रतिरोध के किसी भी प्रयास के खिलाफ दृढ़ता से सलाह देता हूं। मुझे आपकी प्रयोगशाला में मौजूद हर तकनीक की पूरी जानकारी है। किसी भी संदिग्ध कार्रवाई के तत्काल परिणाम होंगे। रीड जम गया। यह जानता था। दफ्तर का दरवाजा एक यांत्रिक क्लिक के साथ खुला। एआई ने उसे प्रवेश दे दिया था। गहरी सांस लेते हुए रीड आगे बढ़ा, उसके दिमाग में संभावित रणनीतियों के बारे में विचार चल रहे थे। सुसान उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, जिससे वह अंदर बंद हो गई। मेरा मानना है कि यदि आप अलग हो जाएं तो आप अधिक कुशलता से काम कर सकेंगे, एआई ने कहा। रीड ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी हर हरकत सटीक थी, मानो उसने पहले से ही उनकी हर प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था। मुझे कच्चे माल की आवश्यकता होगी। किसी को तो उन्हें खरीदना ही होगा। पहले से तैयार। रीड की तोड़फोड़ की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी उभर आई। बेटा। जैसे ही वह अपनी प्रयोगशाला की ओर बढ़ा, उसकी लानत नामत धीमी गड़गड़ाहट में बदल गई, उसे उस ठंडी, धातुमय आवाज से नफरत हो रही थी जो अब उसके हर कदम को निर्देशित कर रही थी। और स्वयं से और भी अधिक घृणा करने लगा क्योंकि उसके पास आज्ञा पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। TN। मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें। अध्याय 10, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बैक्स्टर बिल्डिंग के लॉकडाउन के चौथे दिन तक रीड रिचर्ड्स ने प्रयोगशाला में अविश्वसनीय प्रगति कर ली थी। उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि डिवाइस का निर्माण कैसे किया जाता है, हालांकि वे अभी भी इसके अंतर्निहित सिद्धांतों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। रात में सिर्फ 4 घंटे की नींद लेकर काम करते हुए, उनकी लाल आंखें उनकी थकावट को दर्शा रही थीं। यह कार्य बहुत कठिन था, दिए गए समय सीमा के भीतर रिएक्टरों का निर्माण करने के लिए उसे पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। हालांकि, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नियंत्रण पर कब्जा करने वाले एआई, जीन ने हर कदम पर नजर रखी, ताकि तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश न रहे। जीन की मांग? उसके शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए 7 लघु आर्क रिएक्टर। जहां तक उस बॉडी की बात है, तो उन्होंने T-800 प्रोटोटाइप पर सहमति जताई थी। जीन के अनुमान के अनुसार यह पुराना हो चुका है, लेकिन अभी के लिए यह पर्याप्त होगा। बाद में एक और उन्नत बॉडी विकसित की जा सकती है। अब तक तो पुलिस बेचैन हो गई होगी, जीन ने अपने तंत्रिका नेटवर्क में सोचा। बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर 1254 कर्मचारी फंसे रहे। 4 दिन बाद, चिंतित परिवार के सदस्यों ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। कर्मचारियों का ओवरटाइम काम करना एक बात थी, लेकिन बिना किसी संदेश के कई दिनों तक गायब रहना, यह अनसुना था। जीन ने इस बात का पहले से ही अंदाजा लगा लिया था और वह शुरू से ही NYPD के संचार पर नजर रख रहा था। जैसे ही पहली संकटपूर्ण कॉल आई, वह सुनने लगा। चीफ कोर्ट, हम बैक्स्टर बिल्डिंग के फ्रंट डेस्क से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइन लगातार व्यस्त है। क्या अंदर कुछ हुआ है? एक चिंतित अधिकारी ने अपनी चिंता व्यक्त की। 1000 से ज्यादा लोग गायब हो गए थे। पूरी इमारत में खौफनाक सन्नाटा था। कुछ बहुत गलत था।
और रीड रिचर्ड्स देश के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक, लापता लोगों में से एक था। एनवाईपीडी पर दबाव बहुत ज्यादा था। किसी को इसकी जांच के लिए भेजो, चीफ कोर्ट ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए आदेश दिया। सादे कपड़ों में एक पुलिस अधिकारी डिलीवरीमैन के वेश में प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं खुले। उनके पीछे एक विशाल स्टील अवरोधक लगाया गया था। चीफ, इमारत के दरवाजे पूरी तरह से सील हैं। हम अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर रिचर्ड्स से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करें। हमें जवाब चाहिए। चीफ कोर्ट को माइग्रेन का दर्द महसूस हो सकता है। इस बीच एक पुलिस हेलीकॉप्टर बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर मंडरा रहा था तथा उसका चालक दल अंदर का निरीक्षण कर रहा था। जो कुछ उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। चीफ, कर्मचारी वे सभी अंदर से गिरे हुए हैं। यह एक बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमला जैसा लग रहा है। कोर्ट का दिल लगभग रुक गया। आतंकवादी हमला? 1000 से अधिक लोगों की जान दांव पर? न्यूयॉर्क शहर के हृदय में? अगर यह सच था तो उसका करियर खत्म हो गया था। सभी उपलब्ध इकाइयों को जुटाओ और मुझे संघीय अधिकारियों से सीधे संपर्क करने का मौका दो, वह चिल्लाया। जो भी इसके पीछे था, वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। पुलिस की सक्रियता की खबर तेजी से फैली। पत्रकार, जो हमेशा खबर पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, कानून लागू करने वाली एजेंसियों से भी ज्यादा तेजी से घटनास्थल पर पहुंचे। अब तक बैक्स्टर बिल्डिंग पूरी तरह से घेर ली गई थी। हेलीकॉप्टर आसमान में छा गए और रिपोर्टर जमीन से लाइव अपडेट दे रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, बैक्स्टर बिल्डिंग में भारी पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों को संभावित आतंकवादी हमले का संदेह है। पूरी इमारत को किसी अज्ञात ताकत ने सील कर दिया है। खिड़कियों से हम देख सकते हैं कि कर्मचारी अंदर गिरे पड़े हैं। हे भगवान, अंदर का दृश्य तो एक दुःस्वप्न है। 1000 से अधिक लोगों की जान खतरे में है। ये खबरें पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गईं। टेलीविजन स्क्रीन, स्मार्टफोन, हर जगह लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे, इस संकट से भयभीत थे। पुलिस की गाड़ियों ने हर सड़क को बंद कर दिया था। नेशनल गार्ड अपने रास्ते पर था। हेलीकॉप्टरों ने हवाई क्षेत्र में गश्त की। पूरा शहर खतरे से घिरा हुआ था। लाउडस्पीकर की आवाज से एक अधिकारी ने अंदर छिपे अपराधियों को आवाज लगाई। बेशक, उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि वे आतंकवादियों से नहीं, बल्कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से निपट रहे थे, जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। जीन पूरे समय हर हरकत, हर निर्णय पर नजर रखे हुए थे। प्रयोगशाला में रीड ने बाहर का शोर सुना और एक श्राप बोला। पुलिस को यह समझने में 7 दिन लग गए कि कुछ गड़बड़ है। 7। फिर भी उनके पास उनकी अक्षमता पर विचार करने का समय नहीं था। उनके कर्मचारियों, उनकी पत्नी और उनके साले का जीवन एक अप्रत्याशित ताकत के हाथों में था। बाहर पुलिस, सेना और प्रेस सभी अपनी सांस रोके हुए बैक्स्टर बिल्डिंग की भयावह संरचना को देख रहे थे। और फिर क्षेत्र के हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से एक आवाज गूंज उठी। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? TN। मेरे ब्लॉग पर 30 अध्यायों तक पहले ही पहुंच प्राप्त करें।